हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों अथक इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में मानव को संसाधन के रूप में बताया गया है और मानव संसाधन कैसे है इसको हम लोग जानेंगे। देखिए, इसका एक अवलोकन हम लोग करते हैं कि संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और वह उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। अब ध्यान दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जिसमें ज्ञान का अभाव है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं, उसमें कोई कौशल नहीं है, तो उसको हम संसाधन नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को हम कोई शिक्षा, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, कोई विशेष ज्ञान अगर उसको दे दिया जाता है तो वह संसाधन बन जाता है। उसको हम लोग मानव पूंजी कहते हैं। जब उसके ज्ञान पे खर्च किया जाता है, उसके विशेष प्रशिक्षण पे खर्च किया जाता है, तो उसके गुण में, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है, उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। तब जाकर के वह मानव एक संसाधन का रूप ले लेता है और उसी को मानव पूंजी कहा जाता है। तो मानव, ये विषय जो है, ये अध्याय जो है, पूरा मानव पूंजी अथवा मानव संसाधन पर ही आधारित है। तो इसके परिचय को देखते हैं, समझते हैं कि आखिर परिचय में कह क्या रहा है। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन, कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। अब ध्यान देना यहाँ पे ये है कि अगर किसी व्यक्ति में कौशल दे देते हैं और उसकी क्षमता में वृद्धि कर देते हैं कौशल दे करके, तो उसकी उत्पादकता में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। और उसके अंतर्गत कौशल देके, प्रशिक्षित करके उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में मानव संसाधन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उसका क्या योगदान है, वो अगर उसके प्रशिक्षण पर खर्च करते हैं तो उसके प्रशिक्षण के बाद सकल राष्ट्रीय उत्पादन में के सृजन में, के उत्पादन में कितना वृद्धि होती है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन ही हम लोग इस मानव के संसाधन होने के बारे में वर्णन करना है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। ध्यान दीजिए, दूसरे संसाधन के भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। ठीक है, मानव क्या है, जिस प्रकार से दूसरे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, उसी प्रकार से मानव भी एक संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक
सकारात्मक पहलू है। हम अभी जस्ट एक उदाहरण दिए थे। एक उदाहरण ये भी है कि जिस देश के पास अभी जनसंख्या की कमी है वह जनसंख्या बढ़ाने का प्रयासरत कर रहा है, उसको बहुत दिक्कत आ रही है अपने देश के विकास में जनसंख्या कम होने के कारण। इसमें दो देश तो पहले ही हैं, जापान और रूस। यहाँ का सरकार जो है जनसंख्या वृद्धि हेतु बहुत प्रयासरत है और सरकार जो है जनसंख्या बढ़ाने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते हैं। अब ध्यान देना ये है, जब इसको एक जनसंख्या के नज़र से देखते हैं तो इसके संसाधन वाले रूप को हम लोग अनदेखा कर देते हैं। जब इसके भोजन पर ध्यान देते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, इस पर खर्च लगता है। जनसंख्या में अगर ज़्यादा वृद्धि होगा तो भोजन ज़्यादा चाहिए, स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च होगा, इस सब पर विचार देते हैं रोजगार के लिए, तो ये एक नेगेटिव पहलू है। लेकिन अगर इसको हम एक सकारात्मक रूप से देखें जनसंख्या वृद्धि को, कि यह एक मानव पूंजी है, मानव संसाधन है, इसका अगर सही ढंग से इसको उचित प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, इसके गुण में वृद्धि किया जाए तो हमारे देश के सकल उत्पादकता में इससे क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उसी संदर्भ में आगे कह रहा है, जब इस विद्यमान मानव संसाधन को शिक्षित शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा एक विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण का ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। वही बात, अगर कोई मानव को प्रशिक्षित कर दिया जाए, शिक्षित कर दिया जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसको विकसित कर दिया जाए तो मानव क्या होगा, एक पूंजी हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। जिस प्रकार से कमज़ोर व्यक्ति काम उससे कम होगा, कमज़ोर व्यक्ति से काम कम होता है, स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा काम करता है। अगर उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दे दिया जाए, कमज़ोर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, तो क्या होगा, उसके जो काम करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी और उसकी उत्पादकता में भी वृद्धि हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, मानव संसाधन। मानव पूंजी में निवेश, देखिए मानव पूंजी में निवेश कैसे कर सकते हैं, उसको शिक्षा दे सकते हैं, प्रशिक्षण भी करवा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा के द्वारा उसको अच्छा स्वास्थ्य का लाभ दे सकते हैं। भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। जिस प्रकार से जो भौतिक पूंजी होती है मानव के छोड़कर, जैसे आपको कैपिटल जो पूंजी, मशीन हुआ, खाद बीज, जो भी उत्पादन के लिए जो भौतिक पूंजी है, भूमि, ये सब जो है इस पर अगर खर्च करते हैं तो एक प्रकार का हम लोग को उत्पादकता में वृद्धि करती है, तकनीकी ये सब में। लेकिन वो अगर उसी प्रकार से अगर मानव में भी अगर खर्च करेंगे, मानव पर खर्च करेंगे, मानव के शिक्षा पर, मानव के प्रशिक्षण पर, मानव के स्वास्थ्य पर, तो वह एक क्या होगा, भौतिक पूंजी के भांति ही वह हमको एक प्रकार का उत्पादकता देगी, प्रतिफल देगी। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। जो स्वस्थ लोग जो काम करते हैं, जिनके पास गुण है, जो शिक्षित है, प्रशिक्षित है, उसका जो उत्पादकता होता है अशिक्षित के तुलना में, जो अस्वस्थ है उसके तुलना में अधिक होता है। ये ब्लू वाले बॉक्स में क्या दिया है उसको देखते हैं। भारत की हरित क्रांति
एक नाटकीय उदाहरण है। हरित क्रांति का हमने प्रथम अध्याय में भी चर्चा किया था, जिसमें कि रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, उसका लाभ क्या हुआ, उसका हानि क्या हुआ, उन सारी चीज़ों पर हमने वहाँ बात किया था। यहाँ कहता है हरित क्रांति के रूप में कि हरित क्रांति एक ऐसी घटना है जो कि देश के कृषि में एक अभूतपूर्व घटना है, जो कि देश के उत्पादकता में, देश के कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में एक आशा से ज़्यादा अप्रत्याशित यानी उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिला। हरित क्रांति ऐसी घटना है। कहता है किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि के संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकती है। ध्यान दीजिए, हरित क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ था कि बेहतर उत्पादन के लिए क्या बेहतर प्रौद्योगिकी के रूप में क्या प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग किया गया, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया, अधिक ज्ञान लगाया गया कि कौन सा बीज अधिक उत्पादन देगा, कौन सा कीटनाशक का, कौन सा खाद का उपयोग किया जाए। ये सब क्या था? दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता। भूमि क्या है? भूमि संसाधन क्या है? दुर्लभ है, यानी सीमित मात्रा में तो दुर्लभ ही कहेंगे उसको। उसकी उत्पादकता में वृद्धि किया गया। किसके बदौलत? प्रौद्योगिकी के ज्ञान के बदौलत। उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। क्लियर है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। जैसे कि जब से देखिए सूचना क्रांति में परिवर्तन कैसे हुआ, जियो आया, सबको डाटा फ्री कर दिया। यानी 2014-15 का जो समय था, जो जियो कंपनी है, टाटा रिलायंस जियो, वो डाटा सबको फ्री कर दिया। पहले एकदम फ्री एकदम। और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसके क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक यानी उदाहरण है वो, यानी आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि देखने को, विकास देखने को मिला। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। यानी कहने का मतलब ये कि प्रौद्योगिकी क्रांति, वही सूचना क्रांति जो है, भौतिक में देखिए मशीनरी, मशीनरी कहने का तो क्या, मोबाइल के सहायता से, इंटरनेट के सहायता से क्या हो रहा है कि प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी का महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, व्यक्ति जो है से घर बैठे प्रशिक्षित होकर के काम कर रहे हैं। तो घर प्रशिक्षण प्राप्त किए, तब घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वर्क टू होम। तो मानव जब वर्क टू होम करने लगा तो कितना सुविधा हो गया कम्युनिकेशन क्रांति से, सूचना क्रांति से जब हुआ, तो व्यक्ति जो है, मानव जो है, घर बैठे कार्य करने लगा और देश की उत्पादकता में वृद्धि होने लगी। स्रोत योजना आयोग से ये लिया गया है डाटा। नेक्स्ट जो है आपको ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को ध्यान से देखिए कि ये लड़की है, ये लड़की है, ये कहती है मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है। प्रश्न करती है कि मानव संसाधन है क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है, यह उससे या उससे अधिक है। ये बोली यह उससे अधिक है। उसके बाद ये बोलता है मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है, यह उससे अधिक है। दोनों अलग अलग बातें हैं कि मानव संसाधन, ये सब क्वेश्चन क्रिएट दोनों कर रहा है, दोनों सोच रहा है। अब ये सोच रहा है, उसका जवाब जो है वो देखिए आगे क्या है। यह मानव
पूंजी है। ये टीचर हैं बता रहे हैं, देखिए क्या है पूंजी कैसे है। ये जो है टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, ये टीचर हैं ये कैसे पढ़ा रहे हैं, ये कैसे पढ़ा रहे हैं, इनको प्रशिक्षित किया हुआ होगा, ये पढ़े होंगे, शिक्षित हैं, शिक्षक हैं, इनके पास ज्ञान है, तब जाकर के क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का इनमें बुद्धि हुआ, तो ये पढ़ा रहे हैं। और जब पढ़ा रहे हैं ये जब पढ़ा रहे हैं तो इससे बच्चों को ज्ञान होगा। जब बच्चों को ज्ञान होगा तो बच्चा भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, उनको भी ज्ञान में वृद्धि होगा और अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो देश का जो सार्वजनिक क्षेत्र है या निजी क्षेत्र है उसमें जब वो कार्य करेंगे तो उनके कार्य करने से उत्पादकता में ज़्यादा वृद्धि होगी। तो ये भी एक संसाधन होंगे। टीचर जो हुए एक मानव संसाधन है, यहाँ डॉक्टर है ये भी एक मानव संसाधन है। ये अस्वस्थ व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, ये अस्वस्थ व्यक्ति को देख करके उसको स्वस्थ बना रहे हैं। और जब यह स्वस्थ हो जाएगा यह रोगी जो है तो कार्य करेगा, तो कार्य करेगा तो क्या होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगा। तो डॉक्टर भी क्या हुए, एक मानव संसाधन हुए। अब ये देखिए एक ये भी वर्क कर रहे हैं, तकनीकी कार्य कर रहे हैं, ये रोल वाला काम कर रहे हैं। ये देखिए ये रोल वाला काम कर रहे हैं, इनको प्रशिक्षित किया गया है जो कैसे इसको यानी लपेटा जाता है, कैसे लपेटा जाता है, इनको प्रशिक्षण प्राप्त है। तो ये भी एक तकनीकी आदमी है, शिक्षित आदमी है, इसलिए एक मानव संसाधन है। ये दर्जी देखिए, दर्जी जो है क्या है, इनको कपड़ा सिलने आता है, ये कपड़ा सिलने के लिए प्रशिक्षित हैं और ये मशीन का भी सहायता ले रहे हैं, कपड़ा सिलते हैं। तो ये क्या है, यह भी एक मानव संसाधन है, ये देश के उत्पादकता में वृद्धि कर रहे हैं। तो ये सब जब मानव पर हम शिक्षा, प्रशिक्षण, उनके तकनीकी ज्ञान इत्यादि पर, जब उनके स्वास्थ्य इत्यादि पर जब हम खर्च करते हैं तो वह मानव से मानव संसाधन हो जाते हैं। अब हम लोग मानव पूंजी के संबंध में बताएं, देखें क्या है। अब आइए चर्चा करते हैं। चर्चा क्या करते हैं, चित्र 2.1 को देखकर क्या बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर तथा दर्जी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार परिसंपत्ति है। ऊपर के चित्र में हम देखे हैं, डॉक्टर को देखे हैं, टीचर अध्यापक को देखे हैं, इंजीनियर को देखे हैं तथा दर्जी, 4 व्यक्ति को देखे हैं। वो क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रकार का परिसंपत्ति है कि नहीं, क्योंकि सब में प्रशिक्षित है, सब में ज्ञान है, सब जाकर के कहीं ना कहीं क्वालिटी वाला, उच्च गुणवत्ता वाला काम करते हैं, इसीलिए वो सब जो है से हमारे परिसंपत्ति है, यानी मानव पूंजी है, मानव संसाधन है। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित, अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक ही पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी ही स्वस्थ सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। अब जो व्यक्ति मोबाइल बनाया तो वह इंजीनियर है, मोबाइल किसने बनाया, इंजीनियर ने बनाया। लेकिन मोबाइल बनाया इंजीनियर ने, एक प्रशिक्षित व्यक्ति ने बनाया, लेकिन उसका उपयोग अंगूठा छाप भी कर रहे हैं। उसका उपयोग क्या कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं उसका भी उपयोग, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। तो कितना फायदा हुआ, जिसने बनाया वो तो उपयोग कर ही रहा है, जो प्रशिक्षित है, और जो प्रशिक्षित नहीं है वो चीज़ जो बनाया उसके द्वारा जो उत्पादन किया गया उसका उपयोग आपको अप्रशिक्षित लोग भी कर रहे हैं। जब उसका उपयोग अप्रशिक्षित लोग कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो एक प्रकार का देश को बेनिफिट्स होगा, ऐसे भी उनका उत्पादकता बढ़ेगा। तो जनसंख्या का लाभ यानी जो उन तक भी पहुंच सकता है जो स्वयं प्रत्यक्ष तो और शिक्षित नहीं है, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है, उतनी ही स्वस्थ सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि, भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है।
अगर देखा जाए, मानव जो है एक प्रकार से भूमि भी एक संसाधन है और भौतिक पूंजी भी एक संसाधन है। दोनों से श्रेष्ठ है मानव जो है, ये मानव दोनों से श्रेष्ठ है। भौतिक पूंजी और भूमि ये दो संसाधन है उत्पादन के, उससे मानव श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव में अपने में संभलने की शक्ति होती है, अपने आप में वो सुधार कर सकता है। लेकिन इस भूमि और भौतिक पूंजी को सुधार करने के लिए इस मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी के बिना भूमि और भौतिक पूंजी का सही ढंग से उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। जो बात अभी हमने बताया वही बात है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। ठीक, अभी बताया कि अगर भूमि और पूंजी है और मानव है ही नहीं तो उसका उपयोग कौन करेगा। इसीलिए मानव ही है जो भूमि और भौतिक पूंजी का उपयोग करते हैं, और मानव अगर नहीं रहेगा, मानव पूंजी नहीं रहेगा, तो भूमि और भौतिक पूंजी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अनेक देशों में भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है। अब अनेक दशकों से, देशों नहीं, अनेक दशकों से क्या हुआ है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को एक समस्या की तरह देखा जा रहा है। लेकिन वो समस्या तो है नहीं। मानव तो एक संसाधन है, मानव एक पूंजी है। अगर विशेष रूप से उसको अगर प्रशिक्षित कर दिया जाए, शिक्षित कर दिया जाए, तकनीकी ज्ञान दे दिया जाए, अच्छा स्वास्थ्य दे दिया जाए, तो मानव दायित्व नहीं है, मानव एक संपत्ति है। मानव हमारे देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है और निभाएगा भी भविष्य में। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। स्पष्ट जो बात हमने कहा उसको शिक्षित प्रशिक्षित करके मानव को एक मानव पूंजी में बदला जा सकता है। उदाहरण भी दिया है इसमें उदाहरण क्या दिया है उसको हम लोग देख लेंगे। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिकी और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा, इन सारी चीज़ों के द्वारा मानव को मानव संसाधन बनाया जा सकता है। शकल की कहानी, अब देखिए शकल की कहानी क्या है, इस बॉक्स में देखते हैं। शकल की कहानी क्या है। शकल देखिए, दो मित्र विलास और शकल एक गांव सोमपुर में रहता है, सोमापुर में। दो मित्र है, एक शकल है और दूसरा विलास है, जो कि एक गांव सोमापुर है उसमें वह रहते हैं। शकल की आयु 12 वर्ष। उसकी माँ शीला घर पर कामकाज करती थी। उसके पिता बूटा चौधरी, किसके पिता? विलास, शकल के जो पिता हैं उनका नाम है बूटा चौधरी और माँ है शीला। खेत में काम करते हैं। माँ जो है घर में काम करती है और बाप खेत में काम करते हैं। शकल घर के काम काज में अपनी माँ की मदद करता है, यानी शकल जो है अपने माँ को घर के कामकाज में मदद करता है घर पर ही। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता है। कौन? शकल। शकल के माँ के नाम शीला, बाप के नाम बूटा चौधरी। दो भाई, एक भाई है एक और बहन है, जीतू और सीतू। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इसके चाचा, शकल के चाचा, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था।
जीतू जो था उसके चाचा, जीतू सीतू के जो चाचा थे श्याम, जो कि मैट्रिक का परीक्षा पास किया था, लेकिन वह घर पर ऐसे ही बैठा हुआ है, बिना काम के बेकार में वह बैठा हुआ है। बूटा और शीला चाहते थे उनका बेटा सकल पढ़े लिखे, उनका बेटा सकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ाना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यवसाय के कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। सकल जो था बहुत तेज तरार था और उसको कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए नाम लिखवा दिया गया और कर्ज लेकर के भी वो पैसा कर्ज लेकर के उसको नाम लिखाने के लिए किया गया। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी तो हम लोग कहाँ थे, देखिए उसने क्या क्या कंप्यूटर प्रशिक्षण लेना शुरू किया। कौन? उसका जो सकल था वो। कर्ज लेकर के वही प्रशिक्षण लेना शुरू किया। सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। किसको? सकल को। पढ़ा लिखा प्रशिक्षित हुआ, उसको प्राइवेट जगह पर एक नौकरी लग गया। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। कंप्यूटर प्रशिक्षित हो गया, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी हो गया, तो एक सॉफ्टवेयर का वो क्या किया? डिजाइन किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। जिस फर्म में वो क्या करता था, सॉफ्टवेयर के सहायता से फर्म को दिया, वो क्या हुआ, वो जो फर्म था उसको बिक्री यानी उसको सामान बेचने में, उसको बिक्री में और ज़्यादा वृद्धि हो गया। इनबॉक्स उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे प्रोन्नति दे दी। किसको? सकल जहाँ काम करता था, एक सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया, उससे उसको फर्म को ज़्यादा यानी विकास हुआ, उसके लाभ में वृद्धि हो गई। तो इससे खुश होकर के उसका जो मालिक था उसको प्रमोशन कर दिया। किसको? सकल को। अब हम समझते हैं विलास एवं सकल की कहानी के बारे में ऊपर दिया हुआ है। अब विलास की कहानी क्या है वो देखिए। वो तो सकल की कहानी था। अब विलास जो है 11 वर्ष का एक लड़का था, सकल के ही गांव में रहता था, जो ऊपर बताया गया है। विलास के पिता कौन थे? महेश, एक मल्लाह थे, मछुआरे यानी उनको मल्लाह कहा जाता है। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। महेश की मृत्यु जो हुआ उसके जन्म के 2 वर्ष के बाद ही हो गया था। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। उसकी जो माँ था विलास का, वो क्या मछली बेचती थी। गांव के ही तालाब से जाकर मछली खरीद कर वो मछली निकट के गांव अच्छी मंडी में जाकर के वो बेच देता था। वो मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमाता था, 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। विलास जो है से गठिया रोग होता है, गठिया का उसको बीमारी पकड़ लिया विलास को। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती।
उसके पास पैसा नहीं था, गरीब थी, डेली 150 रुपये कमाती थी। लेकिन जब उसको गठिया का रोग हो गया तो उसको दिखाने के लिए उसके माँ के पास पैसा नहीं था, वह स्कूल भी नहीं जा सका। अस्वस्थ हो गया तो स्कूल कैसे जाएगा। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी, वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता। विलास जो था वो शकल के जैसे ही अपने माँ को भी मदद करता था, अपने छोटे भाई को भी मदद देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई। विलास की माँ जो बीमार पड़ गई, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। अब विलास को भी क्या हुआ, माँ बीमार पड़ गया जो मछली बेचा करती थी, अब घर परिवार कैसे चलेगा। तो अंततः विलास को गठिया का तो रोग था ही, वह गठिया को रोग यानी बीमार होते हुए क्या किया, मछली बेचना शुरू किया। वह अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। तो दो कहानी है, एक शकल की कहानी है और एक विलास की कहानी है। शकल की कहानी में हमको क्या देखने को मिला, शकल ने प्रशिक्षण लिया, शकल प्रशिक्षित हुआ, शकल प्रशिक्षित हुआ, बल्कि विलास जो है, विलास अप्रशिक्षित। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका घर का जो स्थिति था विलास का, वह काफ़ी दयनीय था। उसके पिता जब वो 2 वर्ष के था तभी देहांत हो गया था उसके पिता का। उसके माँ मछली बेचती थी, जो कि डेली उसको 150 रुपये कमाता था। उसके बाद इसको रोगी हो गया, गठिया का रोग हो गया, न स्कूल जा पाया, न डॉक्टर से दिखा पाया, और अंततः इसको अपने भाई को देखभाल करना पड़ता था खर्च उठाने के लिए। जब माँ बीमार पड़ गई तो इसको खुद मछली बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक तरफ जो शकल है वो कंप्यूटर से प्रशिक्षित हुआ, उसके बाद उसको एक फॉर्म में नौकरी मिल गया, वहाँ पे वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किया जिससे कि उसका फर्म का बहुत विकास हुआ, उसके बेनिफिट्स में वृद्धि हुई, जिससे उसका मालिक खुश होकर उसको प्रमोशन कर दिया। तो मानव पूंजी का क्या महत्व है, सो देखिए कि मानव में अगर खर्च करते हैं उसके प्रशिक्षण पर, स्वास्थ्य पर, तो उसके उत्पादकता में वृद्धि होती है। अब हम लोग देखेंगे, चर्चा करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है इसे देखिए। क्या दोनों मित्रों के बीच आप कोई अंतर पाते हैं, वे कौन से अंतर है। अब देखिए दोनों का भी जो अंतर का तो हम लोग विश्लेषण अभी किए ही हैं। वही बात यहाँ पूछ रहा है कि क्रियाकलाप में कहता है, पास के किसी गांव या झुग्गी इलाके में जाएं और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें जो विलास या शकल जैसी परिस्थिति का सामना कर रहा है। एक टास्क दे दिया है, गांव में जाए, बगल के गांव में देखिए जो जहाँ ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी वाला गांव है, उसमें 2 ऐसा चुनाव कीजिए व्यक्ति का जो कि शकल और विलास का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। उस संसार से देखिए कि किस पे ये उदाहरण सूट बैठता है, सूटेबल, उसी चीज़ को ये टास्क दे दिया है, क्रियाकलाप करने के लिए दे दिया है। नेक्स्ट जो है, इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था, शकल जो है स्कूल जाता था, विलास जो है से स्कूल नहीं जाता था, विलास स्कूल नहीं जाता था। शकल शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट था, शकल जो से स्वस्थ था, शकल जो था से उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता था। किसको? शकल को, क्योंकि स्वस्थ था इसलिए उसको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। बल्कि विलास को क्या था, गठिया रोग था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे, डॉक्टर पैसा था ही नहीं तो कैसे जाएगा विलास। शकल ने कंप्यूटर की डिग्री प्राप्त की, शकल एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई है, शकल को एक प्राइवेट क्या हुआ फर्म में। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी, अपनी माँ की तरह वह परिवार को पालने पोसने के लिए क्या, उसकी आय बहुत कम थी। एक तरफ शिक्षित प्रशिक्षित होकर के शकल जो है से आगे बढ़ा, अपना आर्थिक स्थिति को सुधार किया। दूसरी तरफ इसको वैसा वातावरण नहीं मिला, विलास को गरीब था, गरीबी में ही जिंदगी उसका बीतने लगा। आगे है, शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई।
उसकी श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। यानी जो शिक्षा प्राप्त किया था सकल, जैसे ही कोई चीज़ का काम करता है तो उसका जो काम करने का जो तरीका होता है, उसका जो कसौटी होता है, उसकी जो गुणवत्ता होता है, उसमें इफ़िशियंसी आ जाती है, उसमें एक प्रकार का शुद्धता आ जाती है। तो जो कई वर्ष तक वो शिक्षा ग्रहण किया सकल, उसका फायदा उसके काम में देखने को मिला। इसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। वही बात है, कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। जब कुल उत्पादकता में वृद्धि होगा तो देश के विकास में, ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। जो प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं, काम करते हैं, उनको क्या होता है, उसके बदले में उनको वेतन मिलता है। और जो अच्छे प्रशिक्षित होते हैं उनको ज़्यादा वेतन मिलता है, जो कम प्रशिक्षित होते हैं उनको कम वेतन मिलता है। तो प्रशिक्षण का, शिक्षा का बहुत महत्व है। उससे क्या होता है, उनके क्वालिटी में ज़्यादा विकास होता है। और जब क्वालिटी में विकास होगा तो उनकी उत्पादकता में विकास होगा, उत्पादकता में विकास होगा तो उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, वेतन ज़्यादा मिलेगी। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। विलास के बारे में बताने से उस जीवन के आरंभ में उसको तो पिता मर ही गए। 2 साल के था तो पिता मर गए। माँ जो है से मछली बेचती थी, अब माँ के भांति वो मछली बेचकर भी जीवन यापन करने लगा, क्योंकि उस पर दायित्व बढ़ गया था। माँ बीमार पड़ गई थी, खुद बीमार था, और एक छोटा भाई को देखना पड़ता था। वो अकुशल था, उसको कुछ था, शिक्षित था ही नहीं, विलास था। इसलिए वो एक श्रमिक के रूप में वेतन यानी 100-150 पर काम करता था, मछली बेचता था 150 के प्रतिदिन। तो दोनों में अंतर देख लिया। से मानव अगर उसको प्रशिक्षित करे तो पूंजी है, अगर अप्रशिक्षित नहीं करे तो उसको पूंजी नहीं है, वो उसको गरीबी ही है, एक प्रकार का दायित्व वो बन जाता है। आगे देखते हैं, मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। ये बात शुरू क्लास से स्पष्ट है। जब शिक्षा दे देंगे, स्वास्थ्य सेवा दे देंगे कोई मानव को, तब भविष्य में क्या होगा, उच्च प्रतिफल, यानी हमारा जो उत्पादकता में जो उत्पादकता होगा वो उच्च प्रकार का अच्छा होगा, बहुत वृद्धि होगी भविष्य में। अगर कोई व्यक्ति, बच्चा है, उसको अभी से पढ़ाइए लिखाइए, अगर वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो बहुत आमदनी होगा, बहुत इनकम होगा, उच्च प्रतिफल देगा। उसी को कहते हैं उच्च प्रतिफल। यानी जब उस मानव में जब स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण का विकास जब करेंगे, और जब वो बड़ा होगा और काम करेगा भविष्य में, तो उसका परिणाम जो है सैलरी भी ज़्यादा होगा, उसका इनकम भी ज़्यादा होगा, और साथ साथ देश का विकास होगा। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश के ही तरह है। भूमि और पूंजी में निवेश जिस प्रकार से हम लोग करते हैं, भूमि खरीदते हैं, पूंजी मशीन लगाते हैं, जिस प्रकार से उसमें निवेश करते हैं, उसी प्रकार हम मानव में भी निवेश करेंगे तो भविष्य में वह एक प्रकार का उच्च प्रतिफल देता है और मानव पूंजी बन जाता है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने बताया, बच्चा का उदाहरण दिया था, छोटा बच्चा है, उस पर अगर खर्च किया जाए तो भविष्य में अच्छा काम वह करेगा और उसका प्रतिफल भी ऊंच होगा। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। अब देखिए, जो शिक्षित माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, और जो अशिक्षित है वह शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, और अशिक्षित का अशिक्षित ही रह जाते हैं, और उसका प्रभाव जो है उनको जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। वे उचित पोषण को, जो शिक्षित व्यक्ति हैं वे उचित पोषण, स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों को स्कूलों की शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा चिंतित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। अब ध्यान दीजिए कि एक शिक्षित का वो कहानी देखिए, शकल वाला जो उदाहरण था वो देखिए, एक विलास था जो अशिक्षित था, रोगी था,
उसका स्थिति बहुत दयनीय था, उसका एक अलग स्थिति है। जो शिक्षा पर ध्यान नहीं देगा, जो खुद शिक्षित नहीं होगा, बाल बच्चों को शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दे पाता है, अपने पिएगा, उसको देख करके उसका बाल बच्चा भी दारू शराब पिएगा और यानी एक प्रकार का वो दायित्व बन जाएगा, देश के विकास में उसका कोई योगदान नहीं होगा। अब उदाहरण दिया है आगे, हम लोग देखते हैं। देखिए, जो देश का हमने उदाहरण लिया था उसका इसमें चर्चा किया गया है जापान। वैसे जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है जो अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। जापान का समस्या क्या है? मानव संसाधन पर वो क्या करता है? निवेश करता है। उसके पास क्या है? कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जापान तो समुद्र में बसा हुआ है, उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन है ही नहीं, फिर भी वह क्या है? विकसित है। विकसित इसलिए है कि क्या करता है? वह आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है? आयात करता है। दूसरे देश से प्राकृतिक संसाधन को वो मंगाता है। वो कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है। जापान जो है लोगों को प्रशिक्षण दिया है, शिक्षित किया है, तकनीकी ज्ञान दिया है, स्वास्थ्य पर वह विशेष ध्यान दिया है, इसलिए वह विकसित हो गया है। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। जापान जो है भूमि का और पूंजी का संसाधन का एकदम कुशल, एकदम उसका दुरुपयोग नहीं किया है, अच्छा उपयोग किया है, जिससे वह एक विकसित देश बन गया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की है, उसी से यह देश धनी और विकसित बने। यानी वहाँ के प्रशिक्षण के द्वारा ही यह कुशल देश बना है। यहाँ व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, और इस प्रशिक्षित शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा ही वहाँ जापान जो है से विकसित हो गया है। अब जो है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, इसमें क्या है सो देखते हैं। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। दोनों चीज़ हमने देख रहा। अब देखिए, विभिन्न क्रियाकलापों के तीन प्रमुख क्षेत्र, 3 गो क्षेत्र है। देखिए 3 क्षेत्र, किसी भी अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र होता है, उसकी चर्चा किया गया। उसको देखिए, हम आप फिर समझाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र में किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप को बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। यानी जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हो गया कृषि, हो गया वानिकी, हो गया पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण शामिल है। ये विनिर्माण में क्या आता है? जैसे कल कारखाना, जिसमें कि बिस्किट बनता है, शराब बनता है, मानव के उपयोग हेतु बहुत सारे चीज़ का निर्माण जो होता है, मानव निर्मित सामान जो होता है, वह क्या है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा बड़ा कल कारखाना, फैक्ट्री जो होता है, उद्योग क्षेत्र जो होता है, पेट्रोलियम, ये सब क्षेत्र जो है आपको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत देखिए क्या आता है। तृतीय क्षेत्र के विनिर्माण शामिल, द्वितीय क्षेत्र में तो विनिर्माण है। तृतीय क्षेत्र में देखिए व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये सब शामिल है सेवा क्षेत्र में। इसको कहते हैं तृतीय क्षेत्र। इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप
राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं, ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी वैसी क्रिया जो सकल राष्ट्रीय आय में उसके वैल्यू का मूल्य में वृद्धि करते हैं, उसी को कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं के भी दो भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रिया में स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्ति का स्वलेख उत्पादन आता है। अब हम लोग देखेंगे ध्यान से कि कोई भी आर्थिक गतिविधि है उसको 3 भाग में बांट दिया है। यूँ कहें किसी भी अर्थव्यवस्था का 3 भाग है। ये 3 भाग कौन कौन सा है उसको हम लोग देखेंगे। पहला भाग जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का पहला भाग होता है उसका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रकृति से जुड़ा हुआ जितने भी साधन हैं, प्रकृति से जुड़ा संसाधन यानी प्रकृति से जो भी चीज़ हमको मिलता है वह सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन, ये सब चीज़ें जो है आपको प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र का दूसरा नाम है कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र भी यह कहलाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में इतने चीज़ आते हैं। नंबर 2 में आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण आता है। विनिर्माण। अब विनिर्माण के अंदर क्या आता है देखिए, जो भी कल कारखाना, उद्योग, पेट्रोलियम यानी जहाँ पे वस्तु का निर्माण होता है, जहाँ पर उपभोग के वस्तु का निर्माण होता है, उसको 2 वस्तु को मिला करके अगर तीसरे वस्तु का निर्माण करता है, जैसे बिस्किट हो गया, सरफ हो गया, वगैरह चीज़ें का जहाँ निर्माण होता है, यानी विनिर्माण उसी को कहते हैं, उसी को द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा का नाम विनिर्माण क्षेत्र भी होता है। इसका दूसरा नाम विनिर्माण क्षेत्र भी कहलाता है। इसका यानी द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा का नाम विनिर्माण क्षेत्र भी कहलाता है। अब नंबर 3 में है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र कहने का मतलब इसका दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र। देखिए, तृतीयक क्षेत्र जो है एक प्रकार का, उसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें सेवा से संबंधित काम होता है। जैसे शिक्षा, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक प्रकार का सेवा है। स्वास्थ्य एक प्रकार का, डॉक्टर आते हैं, आप लोग को देखते हैं रोगी को, तो क्या हुआ, एक प्रकार का सेवा हुआ। मोबाइल एक प्रकार का सेवा हुआ। सड़क, रोड, परिवहन, ये सब क्या हुआ,
सड़क, परिवहन, ये सब जो है सेवा है। क्या है? सेवा है। इसीलिए सेवा से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको दो भाग में बांट दिया है। किसको? ये कार्यकलाप को, जो आर्थिक कार्यकलाप है उसको दो भाग में बांट दिया है। पहले तो एक चीज़ ये सीखना है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो वैसा क्रियाकलाप जो राष्ट्रीय आय के मूल्य में वृद्धि करती है, वैसी क्रियाकलाप जो राष्ट्रीय आय के मूल्य में, यानी मूल्यवर्धन उसी को कहते हैं, मूल्य में वृद्धि करती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। यानी वैसी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय के उत्पादन के में, उसके मूल्य में क्या करती है? वृद्धि कर देती है। उस प्रकार के क्रियाकलाप को आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। ये क्रियाएं को भी दो भाग में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाकलाप को दो भाग में बांटा गया है। एक भाग है आपको बाजार क्रिया और दूसरा है गैर बाजार क्रिया। और ये बाजार क्रिया के अंतर्गत जो भी क्या चीज़ आते हैं, यह बाजार क्रिया जो किया जाता है लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। बाजार क्रिया के अंतर्गत जो जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उसको मजदूरी दी जाती है, पारिश्रमिक दी जाती है। इनमें क्या आता है? सरकारी सेवा आ जाता है। बाजार क्रिया के सरकारी सेवा सहित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन शामिल है। ये सब बाजार क्रिया है, जिससे कि आपको पारिश्रमिक मिलती हो, जिसके बदले में कुछ मिलता हो, ये सब बाजार क्रिया है। गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? गैर बाजार आर्थिक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? वह स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करता हो, जैसे गेहूं, अनाज या कोई चीज़ बनाता लिखा करता हो, ऐसी आर्थिक क्रियाविधि करता हो जो कि अपने लिए करता हो, वो बेचता नहीं हो। तो उस प्रकार की क्रिया को गैर बाजार आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, अचल संपत्ति खरीदता है, उपभोग के लिए कुछ अनाज खरीदता है, कुछ भी खरीदता है अपने लिए, तो उसको गैर बाजार आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये जो चित्र दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं कि चित्र में आखिर है क्या। ध्यान से देखिए कि यहाँ ट्रैक्टर है, यहाँ पर ट्रैक्टर है, यहाँ कल कारखाना है, कल फैक्ट्री है, ठीक है, धुआं ये सब देख फैक्ट्री है। यहाँ जल में क्या है? पनिया जहाज है, ऊपर से एरोप्लेन चल रहा है, ये सब स्थिति है। ये सब कुछ दिखाया गया है। क्या आप इस चित्र के आधार पर क्रियाकलापों को 3 क्षेत्र में वर्गीकृत कर सकते हैं? अब 3 क्षेत्र में वर्गीकृत कीजिए। कौन है सेवा क्षेत्र, कौन है आपको विनिर्माण क्षेत्र, और कौन है तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये ऊपर वाला ट्रैक्टर वाला, ये ट्रैक्टर वाला क्षेत्र ही है कृषि क्षेत्र। इसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ये वाला जो है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया। प्राथमिक क्षेत्र। इसका दूसरा का नाम है कृषि क्षेत्र। इसको दूसरा नाम है क्या? कृषि क्षेत्र है। कृषि, इसका दूसरा नाम है कृषि क्षेत्र है। अब सेकेंड वाला जो घेरा है, ये वाला जो घेरा है, जैसे इसमें कल कारखाना लगा हुआ है, देखिए फैक्ट्री उद्योग है ये वाला क्षेत्र में। इसमें क्या होता है? वस्तुओं का निर्माण होता है, वस्तुओं का निर्माण होता है। ये हुआ आपका द्वितीयक क्षेत्र। क्या हुआ? द्वितीयक क्षेत्र। इसका दूसरा का नाम
विनिर्माण क्षेत्र भी, इसका दूसरा नाम क्या है? विनिर्माण। इसका दूसरा का नाम क्या है? विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र भी इसको कहते हैं। अब ये 3 नंबर वाला ये चित्र है, ये देखिए, इसको ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्षेत्र जो है आपको सेवा क्षेत्र। देखिए इसमें आपको परिवहन है, यह पनिया जहाज से सामान ले जाएगा, ढो करके ले जाएगा, एक प्रकार का सेवा दे रहा है। मोबाइल है वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन है, रोड है, रास्ता है, डॉक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब क्या है आपको, ये सब सेवा क्षेत्र का उदाहरण। ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र। इसको क्या? तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। किसको? इसको सेवा क्षेत्र को। तो ये चित्र के द्वारा ये तीनों क्षेत्र को बताया गया है बहुत अच्छी तरह से। अब हमने इसको देखा, इस क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को देखा, प्राथमिक क्षेत्र को देखा, द्वितीयक क्षेत्र को देखा। आज का क्लास जो है यहाँ तक ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इस अध्याय का नेक्स्ट पार्ट को देखा जाएगा। और लास्ट में, अंत में यही आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल के विकास में आप लोग अपना योगदान दें और इस चैनल से शिक्षा के क्षेत्र में लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद।